नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो शुरू करते हैं आज का अखबार। तो फर्स्ट न्यूज़ जो यहाँ पे है, साउथ कोरिया में क्रैश हुआ है। इसके अलावा हम कुछ और टॉपिक्स भी यहाँ पे करेंगे। सो इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे। ट्रंप का कैसा विजन होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर फिर एक एडिटोरियल है, उसको देखेंगे। टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया है, यहाँ पे मैं कुछ PYQs आपको बताऊंगा। स्पेडेक्स इसरो का एक लैंडमार्क जो है मिशन होने वाला है, और जजेस इंक्वायरी से रिलेटेड कि डिसिप्लिनरी एक्शन हमारे पास हम कोई टूल अवेलेबल नहीं है जजेस के अगेंस्ट। और इंडियाज लॉजिस्टिक्स, ट्रेड के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लॉजिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन पहलुओं को कवर करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साउथ कोरिया के अंदर 179 पीपल दे डाइड, और ये साउथ कोरिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और रीज़न इसका बताया जा रहा है कि बर्ड्स के साथ बर्ड स्ट्राइक बोलते हैं उसे, कि बर्ड्स एकदम से उस एरिया में थे और पायलट को बताया भी गया था शायद एडवांस में, फिर शायद कोई गलती हुई और ये इंसिडेंट हुआ, जिससे मतलब इंजन फेलियर हुआ और उसके बाद ये स्किड करता हुआ प्लेन एट द एंड ब्लास्ट हो गया और 179 पीपल दे डाइड। टोटल 181 थे, 2 ही लोग बचे हैं क्रू मेंबर्स, बाकी सब जो है मारे जा चुके हैं। तो इसके अलावा अगर हम प्रीलिम्स 2016 का सवाल देखें तो इसमें एक सवाल किया गया है, व्हाट इज ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 रिसेंटली इन न्यूज़। सो ये ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक प्लेन था जिसको नासा ने टेस्ट किया था। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ न्यूज़ में चल रही है। अब आगे चलते हैं, बात है इंडिया यूएस रिलेशन की। तो एक्सपेक्ट टैरिफ हाइक, ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद ट्रंप के समय हो जाए, बट टैरिफ हाइक तो होगा। ऑलरेडी ट्रंप ने एक बात क्लियर कर दी है कि चाइना के खिलाफ उनका स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ओके। एंड इंडिया के केस में भी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द बिजनेस एज यूजुअल, देर विल बी सम हाइक, कुछ ना कुछ हाइक हमारे यहाँ पे भी होगा। लेकिन इंडिया के साथ जो यूएस की इक्वेशन होगी वो ट्रांजैक्शनल होगी। मतलब ट्रांजैक्शनल का मतलब ये है कि अगर आप उनको कोई बेनिफिट दोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, उनको जितना बेनिफिट आप दोगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो ये आउटलुक है इनका। चलिए अभी देखिए, ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल है, ठीक है। प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और किन चीज़ों के अराउंड है। तो कह रहे हैं कि रिसेंटली यूएस एंड ईयू हैव लॉन्च्ड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, बिल्कुल लॉन्च हुई थी उस समय। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि यूएस एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे गेम जो है कंट्रोल का है। हाँ, वो बिल्कुल इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को लेके चल रहे हैं, ट्रेड को प्रमोट करना है उन्होंने, ठीक है, और इकोनॉमिक टाइज बेटर करने हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ को अंडर कंट्रोल लाने की बात उन्होंने ऐसा नहीं की है, ठीक। बायलेटरली एक दूसरे के साथ ट्रेड को एनहांस करने के लिए बनाई गई चीज़ है। तो कवरिंग अप फ्रॉम दिस, सी इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं। अब अगली न्यूज़ पे चलिए। यहाँ पे एक ये टाइग्रेस थी जीनत, इसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, ओके। और मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स 2017 का ये सवाल, यहाँ पे एक टर्म आ रही है एम स्ट्रिप्स इज समटाइम सीन इन न्यूज़। तो बेसिकली ये एम स्ट्रिप्स क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। अब इसको हम टाइगर रिजर्व के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और टाइगर्स की उनको ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाग तो नहीं गया। और बेसिकली ये जीपीएस एनेबल्ड होता है। कई जगहों पे ऐसा है कि टाइगर को जो है गले में पट्टा पहना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जीपीएस एनेबल्ड गले के अंदर एक जो है पट्टा टाइप होगा, और उसकी हेल्प से हम टाइगर के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि कहाँ पे हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ, बीमार तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो टाइगर को मॉनिटर करके, ठीक है। तो ये आईटी बेस्ड एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं टाइगर मॉनिटरिंग में, और उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2017 के अंदर, और यही चीज़ याद रखनी है हमें। आगे देखिए, इसरो टू साइन ऑफ 2024 विद स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। स्पेस डॉकिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, देर विल बी 2 सेपरेट सैटेलाइट्स दैट विल मीन्स दे विल बी रिलीज्ड। अब SDX-01 SDX-2 ये काम करेंगे, पहले इनको अलग से करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ लिंक अप करने का काम किया जाएगा, ठीक। कि
स्पेस के अंदर कैसे आप दो यूनिट्स को जोड़ते हो, अब ये बहुत बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए, कि आप उनको पहले अनडॉक करोगे, उसके बाद उनको डॉक करोगे। उस चीज कैपेबिलिटी को एक तरीके से टेस्ट करने के लिए ये सैटेलाइट भेजी गई है। पहले लिंकअप करना है, फिर हटा देना है, ठीक है। अब ये बड़ी चीज़ क्यों है, देखिए फ्यूचर में हम सैटेलाइट्स को सर्विस कर पाएंगे इससे। स्पेस स्टेशन अगर हम अपना ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी तो आपको रेगुलरली सप्लाई भेजनी पड़ेगी। उस स्पेस स्टेशन के अंदर आप अपने एस्ट्रोनॉट्स रखोगे। इंटरप्लेनेटरी मिशन अगर आप भेजना चाहते हैं कि भाई रीफ्यूलिंग का अरेंजमेंट करने के लिए, कि आपने मान लो मार्स पे जाना है या जुपिटर पे जाना है, तो अब स्पेस के अंदर आपका एक पेट्रोल पंप टाइप है जहाँ से आपका जो सैटेलाइट है वो रीफ्यूल होगा, फिर वहाँ से आगे वो जाएगा। तो उस लेवल की चीज़, या फिर एस्ट्रोनॉट्स को थोड़ी देर रेस्ट करवाने के लिए हमारे स्पेस स्टेशन के अंदर वो आराम कर सकें और वहाँ से आगे फ्यूचर मिशन की तरफ जा सकें, वो काम करने के लिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म विजन ये हमारी दिखा रहा है, और हम अपना खुद का एक इंडियन स्पेस स्टेशन चाहते हैं वो एग्जिस्ट करे। दो सैटेलाइट जो है 220 किलोग्राम ईच की होगी और 470 किलोमीटर के ऑर्बिट के अराउंड ये टेस्टिंग की जाएगी। तो बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट होगी अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। क्लियर। अब एक बार देख लेते हैं अखबार में से कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये हमने देख लिया है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अदर देन दिस देर इज़ नथिंग मच। अच्छा, ये चल रहा है, यू अप गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन यूजिंग force up to government to decide on using force to evict Dhaliwad says farmer। ओके, तो ये 34th डे ऑफ स्ट्राइक चल रही है इनकी। ये कैंसर पेशेंट हैं और इनको अब हटाने की बात चल रही है। कैसे हटाया जाएगा वो हमें देखना है, बट ये अभी की सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए, सबसे बड़ा डर यही है, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इस पेज पे तो कुछ खास खबर है नहीं, ठीक। और मैक्सिमम कुचिपुड़ी डांसर्स दे टुक पार्ट इन दिस। ओके, काफ़ी बड़ा ये इवेंट था, विशाखापट्टनम के अंदर किया गया ये इवेंट, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट। ओके, तो अब देखो ये वेस्ट बंगाल के डीजीपी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है ना। वेस्ट बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर बंगाल में नहीं होने देंगे। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो बॉर्डरिंग आपके स्टेट्स होते हैं ना, अक्सर उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। क्यों? ये बॉर्डरिंग स्टेट्स का डायलेमा किस तरीके से है, देखिए ये प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल है, ठीक, लेकिन उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, वो स्टेट का बिगड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर ये आपका स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, और इसमें काम कम, कुछ लिमिटेशन है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही कम कुछ कर सकती है, ठीक है। ये आपके स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग। इंटरनेशनल रिलेशन आपकी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। तो ये डायलेमा होता है कभी कभी, और ऐसा होता है कि इंटरनेशनल आपने कुछ गलत फैसले ले लिए, उससे वजह से स्टेट को भुगतना पड़ता है। म्यांमार के अंदर हुआ था, वहाँ से भी म्यांमार में इंसिडेंट हुआ, अगले दिन लोग उठ के आ गए, और मणिपुर के अंदर एक दिन सड़कों के ऊपर बहुत सारे लोग नजर आए। अब उनको खाना देना, रहने का अरेंजमेंट, उनकी नौकरियाँ, वो सब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ेंगी, रिसोर्सेज उसमें यूज होते हैं। तो ये सारी दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस फेस्ड रिसर्जेंस इन मिलिटेंसी इन जम्मू रीजन दिस ईयर। बिल्कुल, तो पहले उस वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं दिखती थी, अब वहाँ पे भी कुछ एक इंसिडेंट ऐसे देखे गए हैं, ठीक है। और डोडा सेक्टर है वहाँ पे, उधर जो है ये काफ़ी एकदम से राइज हुआ है, तो ये सरप्राइजिंग था। पिछले 15-20 सालों से वहाँ पे कोई भी ऐसी मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बट ये चलता रहता है, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स हैव बीन। तो देखिए, टर्नआउट ऑफ ओवरसीज इंडियंस इन लोकसभा इलेक्शंस लो। अब ये बात चल रही है क्या उनको वोटिंग उनके लिए वहीं पे करवानी चाहिए। तो अभी ये डायलेमा है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर आप ओवरसीज इंडियंस के लिए वहाँ पे करवाओगे वोटिंग, तो फिर वैसा अरेंजमेंट आपको जो हमारे यहाँ पे इंटरनल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी करना चाहिए, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। फॉरेनर्स इन द सेंस जो फॉरेन में रह रहे हैं, फॉरेन एंटिटीज़ के लिए क्यों करना चाहिए। जो हमारे यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग काम करने जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी भी तो नौकरी और इन सब चीज़ों की कंपल्सन होती है।
तो ये देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको डोमेस्टिक वाले हमारे लोगों के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो सीधा एडिटोरियल पे पहुंच गए हैं अब हम, और यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात चल रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं, और अभी भी डिबेट जो है वो चल रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे करवाया जाए। बात सिंपल सी है, हम सिंक्रोनाइज करके करवाना चाहते हैं। उसका फ़ायदा होगा हमारे यहाँ पे, हम कॉस्ट बचाएंगे, टाइम बचाएंगे और फोकस कर पाएंगे गवर्नेंस के ऊपर। ठीक, अभी तक ये सारी चीज़ें निगलेक्ट हो रही थी, और हमारे यहाँ पे होता क्या है कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बेचारे सिर्फ कैंपेनिंग में ही रह जाते हैं। ठीक है ना, तो मिनिस्टर्स हो गए, लीडर्स हो गए, वो अब उनकी कंपल्शन है, उनको जाना पड़ता है, वो सिर्फ कैंपेन ही करते रह जाएंगे। अब कैंपेन में ही रहते हैं तो भी नुकसान होता है, मतलब आप देखो ना, गवर्नेंस और प्रायोरिटी सब शिफ्ट हो जाती हैं। तो उस बीच ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो है एक तरीके से एक आइडिया इन्होंने एक्सप्लोर किया, और इसके अंदर आपको कुछ की पॉइंट समझने हैं। आर्टिकल 82A को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और काफ़ी जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो अमेंड किए जाएंगे, 83, 172, 327। ओके, अब ये आपको एक पॉइंट समझ आऊँ, मैं बता रहा हूँ आपको इसको रिमेंबर करना है। ठीक, याद रखना है इसको। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एक बात बता दूँ, GST जब आया था ना, तो यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि व्हाट प्रोविजंस वर चेंज्ड, कि GST अप्लाई करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन को चेंज किया गया था, ये सवाल किया गया था उसके अंदर। ठीक है, तो यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है। अब उस हिसाब से अगर यहाँ पे पूछें कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कौन से प्रोविजंस में चेंजेस लाए हैं, तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। पूरी डिबेट इस तरीके से की जा सकती है। ठीक, और बेनिफिट डेफिनेटली हैं, आप टेन्योर को, इश्यूज़ को, इन सब चीज़ों को अलाइन कर सकते हो। और ये एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि फेडरल मैटर्स डिफरेंट होते हैं और वहाँ के लोकल स्टेट के मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं, और ये मतलब एक तरीके से ड्रॉबैक भी होगा इसका। लेकिन इलेक्शन फटीग तो कम हो जाएगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का खर्चा कुछ हज़ारों करोड़ों में जाता है, और बार बार हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, मतलब आप ऑन एन एवरेज 6 से 7 स्टेट इलेक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक, तो ये हालात हैं। अब ऐसे बीच रिसोर्सेज बहुत हमारे लग रहे होते हैं, तो आप सेम डे में अगर करवा देंगे तो वो बेटर होगा। मैं भी इसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कंसर्न इन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए, अभी क्या है कि आपने लोकसभा के लिए इलेक्ट करके भेजा 5 साल के लिए। ठीक, लेकिन अगर आपको बीच में सरकार को मैसेज देना है कि आपकी पॉलिसी खराब चल रही है, तो आपके पास कोई मौका नहीं है, 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच अगर स्टेट इलेक्शन होते हैं तो आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, तो गैस सिलेंडर LPG बहुत महंगी हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, बीजेपी वो इलेक्शन हार गई, दे लॉस्ट द इलेक्शन। ठीक, मोदी जी को लगा अरे क्यों हारे हम, तो रीज़न पता लगा, भैया एक तो गैस आपकी महंगी है, दूसरी आपने जो पेंशन पॉलिसी ला के रखी हुई है उससे लोग खुश नहीं हैं, और हिमाचल और इन सब एरियाज़ में ज़्यादातर सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्होंने एक तरीके से हटा दिया यहाँ पे इनको। और ये मैसेज था, गवर्नमेंट अलर्ट हुई कि हमारी पॉलिसी जो है पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, और इसीलिए हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो ग्रेजुअली जो है पॉलिसी को चेंज किया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट समझने आया यहाँ पे, ज़रूरी है ये कि भाई बीच में जो है स्टेट इलेक्शन के थ्रू एक मैसेजिंग जनता भेजती है, डेमोक्रेसी है ये, और वो चीज़ अब मिस आउट हो जाएगी। फिर एक तरीके से गड़बड़ दूसरा होने का चांस ये है कि भाई लोकल मुद्दे, लोकल इश्यूज़, इनका क्या होगा। मोदी जी तो इंटरनेशनल बातें करेंगे कि भाई मैं गया था अमेरिका में, मेरे को इतने लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत हो गई है। पासपोर्ट सबके पास है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कैसे बात बनेगी। अच्छा, जेपी जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा कि रिस्क ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स, और एक तरीके से पॉपुलिज्म भी बढ़ने का चांस होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपकी नेशनल पार्टीज़ को होने वाला है। ठीक, वो मेजर एंटिटीज़ हैं जो इससे फ़ायदा उठाएंगी। क्यों? अब उनका कम रिसोर्स लगेगा ना।
एक रिसोर्स में एक कैंपेन के अंदर ही वो अपना काम चला लेंगी, नहीं तो अभी बार बार उनको खर्च करना पड़ता है, तो उससे दिक्कत होती है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इलेक्शन कैसे मैनेज करेंगे, ये तो चलो मैनेज हो जाएगा, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है, उसमें तो पैसा बचने ही वाला है सरकार का। अब प्रोसेस इशू को लेके बात चल रही है। पहली चीज़, इनसफिशिएंट पब्लिक फीडबैक। 10 दिन के अंदर आप जनता को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और लैक ऑफ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, कि क्लैरिटी नहीं है कि अभी तक कुछ चीज़ों को लेके क्या होगा, सिर्फ येस और नो में आपने चीज़ों को पूछा हुआ है, तो वो चलती नहीं है बात। और दूसरी समस्या है रिस्क ऑफ इंक्लूसिविटी। यहाँ पे फेडरलिज्म हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये तो सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो आप, ठीक। स्टेट स्पेसिफिक मुद्दे यहाँ पे पीछे छूट जाएंगे, उनका क्या होगा। सिटीजन की वॉइस एक ज़बरदस्ती के रिफॉर्म के अंदर की मतलब आप लेके जा रहे हो, तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं इन्होंने। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस फेडरलिज्म का पॉइंट है, ठीक है। अब नेशनल नैरेटिव ओवरशैडो करेगा लोकल इश्यूज को, ऐसा हो सकता है। मीनिंगफुल पब्लिक एंगेजमेंट होना चाहिए था। और इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी का क्या, अभी मैंने बताया ना कि स्टेट में आपके यहाँ पे इलेक्शन हरवा के तो एक मैसेज भेजा जाता था, अब वो मैसेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लोग अपनी 5 साल बाद ही उनको मौका मिलेगा सरकार हटाने का फिर, तो ये तो मतलब सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स होगा फिर। चलिए, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हाईलाइटेड। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। रीस्टोरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन मणिपुर, हाँ करना तो चाहिए, लेकिन कैसे होगा, हाउ दिस इज डन। ऑलरेडी मिलिट्री एंड ऑल दे आर देयर, ठीक है। सम प्रोविजंस हैव ऑल्सो बीन इनिशिएटेड, जैसे कि फॉरेनर्स के वहाँ पे एंट्री के ऊपर जो है परमिट सिस्टम वगैरह लगेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने की हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। सो थिंग्स आर ऑन ट्रैक, ओके। चलिए, देन चैलेंज ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल। देखो, तो एक चीज़ बता दूं मैं, आज की डेट में आप जजेस को अकाउंटेबल बनाने के लिए सिर्फ एक इम्पीचमेंट वाला आपके पास टूल अवेलेबल है, और ये पार्लियामेंट के थ्रू होता है, ठीक। अब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देर इज़ नो डिसिप्लिनरी टूल दैट इज़ अवेलेबल। तो डिसिप्लिनरी टूल आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे सस्पेंड किया जाता है, ये सब जुडिशरी में नहीं होता। देर इज़ नो यू कैन से टूल दैट इज़ अवेलेबल, कोई टूल नहीं है। और हमारे पास ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जहाँ पे मिसकंडक्ट देखा गया है, लेकिन आपके पास कोई टूल ही नहीं है, तो आप करोगे क्या। तो रिसेंटली जो मुद्दा था यहाँ पे, देर वॉज दिस हाई कोर्ट जज एंड ही मेड सम रिमार्क्स अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, ठीक। तो माइनॉरिटीज़ को टारगेट करते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिए, भड़काऊ भाषण वगैरह कुछ दे रहे थे वो, एंड वो बात बिल्कुल गलत है कि आपके हाई कोर्ट के जज इस तरीके का भाषण दे रहे हैं पब्लिक एरिया में। अब देखिए, जज जुडिशरी जो है, जुडिशरी और सिटीजन का जो रिलेशन होता है, ठीक है ना, ये ट्रस्ट का रिलेशन होता है, ये समझिए आप, ये एक ट्रस्ट का है पहलू, और इसके लिए विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जुडिशरी आपकी अगर जजेस इस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए नज़र आएंगे, तो आप बताइए कोई माइनॉरिटी का इंडिविजुअल उन जज साहब की कोर्ट में जस्टिस उम्मीद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, और हमारे पास इम्पीचमेंट के अलावा कोई टूल अवेलेबल नहीं है। हालांकि जजेस इंक्वायरीज एक्ट है, लेकिन वो पूरा प्रोसीजर बताता है। अब देखिए 2019 प्रीलिम्स का ये सवाल, ये कह रहा है कि द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर। भाई रिजेक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जजेस इंक्वायरी एक्ट है, वो पूरा प्रोसीजर लेट डाउन करता है किस तरीके से जजेस को आप रिमूव करेंगे। देन रिमूवल मोशन पहले साइन करवाया जाएगा, लोकसभा में अगर आ रहा है तो 100 मेंबर से कराओगे, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर से कराओगे। उसके बाद स्पीकर साहब को भेजा जाता है, स्पीकर मे एडमिट द मोशन और मे रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है। तो स्पीकर साहब की मर्जी है एडमिट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। एक बार एडमिट कर लिया तो स्पीकर साहब एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे कि भी वो इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस बनते भी हैं कि नहीं। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द गिवन डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। भैया ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी पहली दो गलत है। उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेटमेंट, द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, बिल्कुल जजेस इंक्वायरीज एक्ट में ही मैंशनड है। और फोर्थ है कि भी इम्पीचमेंट जो होगी उसको ईच हाउस से पास करवाया जाएगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, बिल्कुल 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, इस तरीके से इसे पास करवाया जाएगा, तब जाके जो है इम्पीचमेंट होता है।
और बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली 2 जजेस की यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं कि एक केस में तो इम्पीचमेंट पास ही नहीं हो पाया, दूसरे के केस में इम्पीचमेंट हो जाता लेकिन उससे पहले ही जज साहब ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये 2 केस स्टडीज़, फेमस केस स्टडीज़ हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक, मतलब हमारे यहाँ पे पॉलिटी सिस्टम के अंदर। तो जस्टिस रामास्वामी का एक ट्रायल है और दूसरा जो है जस्टिस सेन, ठीक, सौमित्र सेन, कैलकाटा हाई कोर्ट के थे ये। तो ये 2 स्टोरीज यहाँ पे मेंशन है कि उनके केस में क्या होता। तो रामास्वामी साहब के केस में तो वो पास ही नहीं हो पाया था। दूसरा जो है यहाँ पे जो जस्टिस सौमित्र सेन है, इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था फिर, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट द होल पॉइंट हैज़ बीन। अब आगे चलते हैं। अब मामला है लॉजिस्टिक्स का। देखिए, बिजनेस के अंदर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। चाइना के अंदर कहा जाता है लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है दैट इज़ यू कैन से 8% ऑफ द ट्रांजैक्शन, और इंडिया के अंदर वही चीज़ 12% पड़ती है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और बाकी हैंडलिंग महंगी है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना के पास लॉजिस्टिक्स को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इस वजह से वो इतने कम पैसे में जो है पूरा लॉजिस्टिक्स कर पाते हैं। तो इंडिया को भी इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि सरकार यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेके आई थी, और उसके लागू होने के बाद हमारी रैंकिंग वाकई इंप्रूव हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है, हाईवे नेटवर्क्स बन रहे हैं, रेलवे के ऊपर हमारा फोकस आया है, और वर्ल्ड बैंक इंडेक्स में जो है हमारा रैंक 38th पे पहुंच गया है आउट ऑफ 139। तो काफ़ी कम हुआ है यहाँ पे। आइडिया यही है कि रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम 10 to 14%, इससे काफ़ी कम करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे यहाँ पे लेबर कॉस्ट ऑलरेडी कम है, और चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद भी वो लॉजिस्टिक्स जो है हमसे बेटर हैंडल कर रहे हैं, हमसे सस्ते में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम। ज़रूर हमें जो है उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है उस दिशा में। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क आज हमारे पास अवेलेबल है। आइडिया इज सेम, हमें कॉस्ट को लोअर करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना होगा, और एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस भी यहाँ पे बनाया गया है। तो बढ़िया एक रिफॉर्म है। आपके पास लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक है, तो यू कैन ईजिली ट्रैक कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है। वो आइडिया है यहाँ पे। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इज देयर विच एनहांसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, वो इसके गोल्स हैं। तो क्या क्या किया गया? रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक, मरीन पॉलिसी वो हम लेके आ रहे हैं, ओके। काफ़ी आप इस तरीके के एफर्ट कर रहे हैं, आपने नए इनिशिएटिव आपने यहाँ पे लिए हैं, जो है MOUs वगैरह साइन किए गए हैं। तो ये सारी चीज़, अच्छा, एक ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि GST's रोल इन रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो रिड्यूसिंग द वेटिंग टाइम फॉर ट्रक्स एट द स्टेट बॉर्डर्स 30% तक वो कम हो गया है। एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इंक्रीज टू 300 to 325 किलोमीटर्स। अब वो ज़्यादा लंबा जा पा रहे हैं क्योंकि टाइम बच रहा है ना, यहाँ पे उनका कॉस्ट भी बच रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डिक्लाइंड बाय 0.8 to 0.9 परसेंटेज पॉइंट ऑफ GDP। तो ये कुछ एक चीज़ हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बट मैं बता रहा हूँ और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर इज़ वैल्यूड एट $250 billion, कंट्रीब्यूटिंग 14% टू द GDP, और 12% एनुअल ग्रोथ रेट फ्यूल्ड बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। बिल्कुल सही चल रहा है एकदम, और बहुत अच्छा हो सकता है इसके अंदर। जॉब क्रिएशन अलग लेवल की हो सकती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर आप डाटा ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, और डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमारा फोकस ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी China +1 पॉलिसी से। क्यों? कंपनीज जो हैं दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन, कि चाइना के अलावा एक और जगह वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक उड़ान, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कट द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बाय 4 to 5%। तो ये फर्दर कम होने वाला, बेसिकली एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो एयर कार्गो से भी हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, वो है यहाँ पे। एंड देन यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, मैनी न्यू थिंग्स, ओके। लोगों को स्किल्ड भी किया जा रहा है न्यू सिस्टम के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वी आर एक्सप्लोरिंग। सो इट्स लाइक रेल, वाटर, हाईवे सब आप आपस में जोड़ रहे हो, और ये बहुत अच्छा है। तो
इन सबको जोड़ने के लिए ड्राई पोर्ट्स का भी कंसेप्ट आ चुका है, ठीक है ना। अब आपको कोस्टल एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप राजस्थान के अंदर ड्राई कोस्ट तक अपना सामान पहुंचाइए, ड्राई पोर्ट तक, वहाँ से पूरा लॉजिस्टिक्स हैंडल करने की जिम्मेदारी जो है वो उस पर्टिकुलर एंटिटी की हो जाएगी, ठीक। तो ये बेनिफिट है जो हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट भी की गई है। तो काफ़ी अच्छा होगा, जिस स्पेस पे हम चल रहे हैं और बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अज़रबैजान के अंदर इंसिडेंट हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है वो रशिया ने उड़ाया था। ओके, तो ये बड़ा मतलब सैड स्टेट ऑफ अफेयर है यहाँ पे भी, ठीक। तो इजरायली एयर स्ट्राइक नियर सीरियन कैपिटल किल्स 11। ओके, तो अब ये देखिए ये सब चल रहा है इधर, ठीक है। सो वी हैव टू वेट व्हेन दीज थिंग्स आर गोइंग टू एंड। बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, तो ये सब है। होपफुली 2025 विल बी पीसफुल एंड वी वोंट सी दीज ट्रेजेडीज़। तो अच्छा होगा, चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएं, ठीक। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।